देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 133, ये आज हमारी क्लास रहने वाली है। और आज हमारा जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा भारतेंदु युगीन कविता, यानी भारतेंदु जो युग है उस समय कविताएं कैसे लिखी गई, कविताओं का स्वरूप कैसे था और कविताओं का आकार और प्रकार कैसे था, किस प्रकार की कविताओं को लिखा जा रहा था या उस समय की कविताएं कैसे थी। अगर मैं बात करूं आपका जो ये पेपर है BHDC 113 जो है, इसका जब एग्जाम होगा या हम पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, इसमें पहला ही जो आपका क्वेश्चन 1.2 में अगर आप देखेंगे क्या लिखा है, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे कि भाई मेरे भारतेंदु युगीन जो हिंदी काव्य है उसकी पृष्ठभूमि बताओ। आप सब लोग फर्स्ट ईयर में रहेंगे तो वहां पर आपको मिला होगा कि पृष्ठभूमि को लेकर के काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन जो काव्य है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। उसमें खास तौर से जैसे राजनीतिक पृष्ठभूमि, यानी भारतेंदु के समय राजनीतिक परिदृश्य कैसा है, राजनीति में क्या हो रहा था, राजनीति में क्या बदल रहा था। दूसरा है सामाजिक पृष्ठभूमि, यानी सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर कैसे था, यानी भारतेंदु जिस समय कविताएं लिख रहे थे उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी, यानी समाज कैसा है। और उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे भारतेंदु के समय साहित्यिक पृष्ठभूमि। साहित्यिक पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि उस समय कविताएं कैसी लिखी जा रही थी, कहानियां कैसी लिखी जा रही थी, यानी कविताओं को कैसे लिखा जा रहा था। और एक है भारतेंदु का आगमन, यानी जब भारतेंदु युग की शुरुआत होती है तो वह कैसे रही। देखो एग्जाम में भी आप सबको एक पॉइंट बना करके ही लिखना पड़ेगा, जब भी पेपर होगा तो भाई मेरे आपको पॉइंट में ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 1.2 में क्या है, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि। ठीक है, तो देखेगा, देखो एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि क्या है, तो सबसे पहले इसका आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसकी भूमिका लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी भूमिका आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग उसमें क्या लिखते हैं जी, भूमिका लिखते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो ये पूरा 20 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, ये 5 और उसमें नहीं आता, पूरा 20 नंबर का आएगा। ठीक है, और ए, ठीक है, देखिएगा किसी काल के साहित्य में बदलाव के पीछे राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण मौजूद रहते। देखो काल मतलब होता है जिस समय, ठीक है, जैसे हम लोग राजनीति में लगे, इंदिरा गांधी का समय था, मोदी का समय है। भाई अगर कोई बोले कि नरेंद्र मोदी के समय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कैसे है, उसी प्रकार से हम एक साहित्यकार हैं जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब जब भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण रहे। भारतेंदु युग हिंदी काव्य में परिवर्तन आया है। देखो जो भारतेंदु युग है उसमें हिंदी कविताओं को लिखने का काफी चेंज रहा। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। देखो भारतेंदु युग जो है उस समय अगर हम लोग बात करें तो काफी चेंज रहा, परिवर्तन रहा, क्योंकि भारतेंदु के टाइम से ही कह सकते हो कि हिंदी भाषा में, यानी खड़ी बोली हिंदी में कविताओं को लिखा गया, यानी खड़ी बोली हिंदी में साहित्यिक रचनाएं की गई। इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। एक तो कह सकते कि भारतेंदु का समय एक ऐसा समय है जब हमारा देश गुलाम है और एक लंबे समय तक हमारे देश पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरी दुनिया में एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इस प्रकार की जो बातें हैं वो काफी चल रही हैं। और भारतेंदु के समय कह सकते हैं उद्योग धंधे लग गए हैं, कंपनियां लग गई हैं, यूरोप में काफी बदलाव आ गया है और भारत में जो परिस्थितियां हैं वह भी लगातार बदल रही हैं। देखिएगा भारतेंदु के समय का काल स्वयं भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण समय। भाई मेरे क्या कह रहे हैं कि भारतेंदु का जो समय है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नति का मार्ग, देखो अगर हम बात करें इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति का मतलब होता कि वहां पर उद्योग धंधे लग गए, वहां पर कंपनियां लग गई।
भाई मेरे कि जब वहां पर उद्योग धंधे लगे, जब वहां पर कंपनियां लगी, इससे क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति से वहां पर एक नई प्रकार की चीज यानी उन्नति हुई, यानी प्रोग्रेस हुई। कहां पर भैया? बढ़ोतरी हुई। कहां पर? इंग्लैंड में। इस युग में नए नए अन्वेक्षण, नए नए आविष्कार होते हैं। अगर हम भारतेंदु के समय की बात करें, उस समय कई सारे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, वैज्ञानिक, उन्होंने कई सारे आविष्कार हुए। धर्म और दर्शन का एक नया संस्करण, यानी कह सकते हैं उस समय धर्म को लेकर के और दर्शन को लेकर के, यानी रिलीजन और एंड फिलोसफी, जिसको हम बोलते हैं रिलीजन एंड फिलोसफी को लेकर के नई नई बातें आती हैं। राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में मौलिक क्रांति हुई। यानी भारतेंदु के समय अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, काफी बदलाव हुए। अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप पूर्वी यानी पश्चिमी यूरोप, विशेषकर इटली हो, नीदरलैंड हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड, यहाँ पर एक नई सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ। यानी यहाँ अगर आप देखेंगे तो नई नई चेतना, यानी कह सकते हैं जिसको हम प्रबोधन काल कहते हैं, इंटेलेक्चुअल फेज बोला जाता है। यानी कह सकते हैं तुम लोग भारतेंदु के समय भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव हो रहा था, जहां पर धर्म और दर्शन के बारे में, विज्ञान के बारे में नई नई चीजें और नई नई बातें आ रही थी। खासकर अगर हम लोग बात करें इटली हो, नीदरलैंड हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या इंग्लैंड हो, यहाँ पर कह सकते हैं एक नई सांस्कृतिक चेतना आती है। और वो सांस्कृतिक चेतना सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में जाएगी। भारतीय परिवेश में अगर देखें, भाई भारतेंदु का जो युग है, अगर हम भारत की नजर से देखें तो भारत के परिवेश में देखा जाए तो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारक इसी कालखंड में हुए। यानी कह सकते हैं कि जो भारतेंदु का समय है, उस समय भारत में कह सकते हैं समाज सुधार बहुत बड़े हुए हैं। जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारतेंदु के समय सिर्फ राजनैतिक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव भी हम लोगों को बड़ी संख्या में क्या है, दिखाई देते हैं। अगर हम लोग बात करें भारतेंदु के समय, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी और सर सैयद अहमद ने राजनीतिक नेता इस कालखंड की शोभा रहे। अगर हम लोग बात करें भाई सामाजिक रूप से, अगर आप देखेंगे भारतेंदु के समय राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जी हैं, ये समाज सुधारक रहे। लेकिन भारतेंदु के समय अगर हम राजनीतिक व्यक्तियों की बात करें जो पॉलिटिकल रहे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, दादा भाई नारोजी हैं या सर सैयद अहमद हैं, इस समय कह सकते हैं एक बड़े लीडर इनके कालखंड में रहे। आधुनिक शिक्षा के प्रवर्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी, यानी कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो भारतेंदु के समय ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने शुरू की। और वंदे मातरम जो लिखने वाले हैं, जिनका हम बात करते हैं, बंकिम चंद्र जो हैं, वो श्रेष्ठ जो साहित्यकार हैं, वो भारतेंदु युग के समय ही कह सकते हैं कि वो रहे। हिंदी प्रदेश, अगर हम लोग हिंदी प्रदेश की बात करें तो युग निर्माता साहित्यकार भारतेंदु का प्रभाव इसी में, अगर आप देखेंगे तो भैया एक ऐसा समय था, यानी कह सकते हैं कि भारतेंदु के समय समाज सुधारक में राजा राम मोहन राय जैसे नेता थे भैया। और अगर आप देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगर नेताओं की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सर सैयद अहमद। इस समय अगर साहित्यकार की बात करोगे तो भाई आधुनिक शिक्षा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। और यानी साहित्य में देखोगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। यानी ये हिंदी साहित्य के युग निर्माता जो साहित्यकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका समय इसी समय शुरू होता है। साहित्य में नए नए विषयों का समावेश करके भारतेंदु ने नव जागरण का, यानी भारतेंदु युग से ही क्या माना जाता भैया है मेरे, नव जागरण, यानी उस समय कह सकते हैं कि नई प्रकार की कविताओं को क्या है, लिखने की क्या हुई, शुरुआत हुई। और भारतेंदु के समय साहित्य में अगर आप देखेंगे भैया, भाई मेरे तो देशभक्ति को लेकर के, राजभक्ति को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के, हिंदी भाषा प्रेम को लेकर के आदि विषयों पर कविताएं लिखी खूब गई। यानी भारतेंदु के समय अगर हम लोग बात करें तो भाई मेरे भारतेंदु के समय अगर आप देखेंगे तो उस समय कविताएं तो लिखी जा रही थी, लेकिन क्या किस और खास सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भारतेंदु के समय खड़ी बोली हिंदी भाषा में कविताओं को लिखने की शुरुआत हुई। किसमें जी? खड़ी बोली हिंदी में भारतेंदु के समय कह सकते हो कविताओं की लिखने की शुरुआत की गई। तत्कालीन सभी
कवियों ने भारतेंदु द्वारा प्रारंभ की गई नई प्रवृत्ति का विस्तार किया। यानी भारतेंदु के समय अगर आप देखें कविताओं में देशभक्ति को लेकर के कविताएं लिखी गई, राजभक्ति को लेकर के कविताएं लिखी गई, समाज सुधार को लेकर के। देशभक्ति राजभक्ति क्यों है? क्योंकि भारतेंदु का समय एक ऐसा समय है जहां पर हमारा देश गुलाम है। किसका गुलाम है? अंग्रेजों का गुलाम है। तो भाई मेरे उस समय भारतेंदु के समय देशभक्ति हो, राष्ट्र प्रेम हो, समाज सुधार हो, स्वदेश प्रेम हो, हिंदी भाषा को लेकर के कई सारी कविताएं कह सकते भारतेंदु युग में लिखी जा रही थी। उस समय के सभी कवियों में भारतेंदु द्वारा प्रारंभ की गई नई प्रवृत्ति का विस्तार हम लोगों को देखने को मिलता है। साहित्य में इस नए बदलाव के पीछे उस समय की परिस्थितियों का भी काफी हाथ रहा है। यानी भारतेंदु के समय जो देशभक्ति को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, इन प्रकार की चीजों को लेकर के जो कविताएं लिखी जा रही थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी, क्या थी? उस समय की जो परिस्थितियां हैं, वह परिस्थितियां भी क्या रही? काफी जिम्मेदार हैं। आप समझ रहे हैं? अगला देखिएगा क्या है? राजनैतिक पृष्ठभूमि। यानी भारतेंदु के समय भाई मेरे राजनीति कैसे? पहला पॉइंट देखो, अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको ना भूमिका में लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हो भाई मेरे? भूमिका में लिखना इतना जो मैंने अभी बताया है। अब पहला पॉइंट लेंगे और पहली हेडिंग हम लोग लेंगे, लिखेंगे कि भारतेंदु के समय राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या? राजनीतिक पृष्ठभूमि था उस समय भाई राजनीति में क्या हो रहा था, देश में कैसा माहौल था, किसकी सरकार थी, देश में क्या हो रहा था, क्या बदलाव हो रहा था, ये सारी हम लोग देखेंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि। देखिएगा भारतेंदु के समय राजनीति कैसे, देखिएगा यूरोप के देशों में भारत का व्यापारिक संबंध बहुत पुराना। देखो एक बताऊं कि भारतेंदु के समय से अगर हम लोग थोड़ा पहले बात करें, उस समय क्या था कि भारत का जो व्यापार था यूरोप से होता था। और आप सबको पता होगा कि हमारे देश में अंग्रेजों से पहले मुगलों ने शासन किया। किसने शासन किया जी? अंग्रेजों से पहले मुगल जो है, मुगलों ने शासन किया। अगर हम लोग बात करें, आप सबको पता भी होगा ना, भारत के साथ व्यापार यूरोपीय व्यापारियों का बहुत लाभ हुआ। यानी अगर आप देखेंगे भारत और यूरोप का जो व्यापार हुआ, उससे यूरोप के लोगों का क्या हुआ? बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मुगल काल में कई यूरोपीय देशों के व्यापारियों द्वारा भारत के साथ व्यापार के लिए संघर्ष हुआ। अगर आप देखेंगे मुगल काल के समय ऐसे कई व्यापारी थे, जो विदेशी व्यापारी थे, यूरोप के व्यापारी थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। कहां पर व्यापार करने के लिए? भारत में व्यापार करने के लिए। समझ रहे? अंग्रेजों अपनी बुद्धिमत्ता एवं जल सेना के बल पर सबसे आगे। देखो अगर हम लोग बात करें, अंग्रेज जब इस देश में आते हैं व्यापार करने के लिए, तो सिर्फ अंग्रेजी कंपनी ही भारत में व्यापार नहीं करती थी, बल्कि पुर्तगाली हो, स्पेनिश हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, ये सभी लोग भारत में व्यापार करते थे। आप सबने सुना कि भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने गुलाम बनाए। सबने भैया सुना होगा, सबने सुना था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बना लिया, सबको पता है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि एक अंग्रेजी कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई है, तो भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करती थी शुरू में, बल्कि यूरोपीय हो, डच हो, पुर्तगाली हो, ये सब व्यापार करते थे। लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हो इन सब से आगे निकल गई है, क्योंकि उन्होंने बुद्धिमानी का प्रयोग किया, अपनी चतुराई का प्रयोग किया, अपने सेना के बल पर, अपने ताकत के बल पर और अपने फूट डालो राज करो की नीति के बल पर उन्होंने सबको पीछे छोड़ते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी आगे निकल गई ना। मुगल बादशाहों से अनुमति पा करके अंग्रेजों ने व्यापारिक केंद्र, देखो जब अंग्रेजी कंपनी इस देश में आती है, तब उन्होंने मुगलों से, क्या थे, जो मुगल बादशाह, उनसे परमिशन लेकर के उन्होंने भारत में व्यापार के केंद्र बनाए। ठीक है, भारत की राजनीति पर अंग्रेजों का ध्यान शुरू से था। केंद्रीय मुगल सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर राजनीतिक दखल देना। देखो जब अंग्रेज, पता है अंग्रेज, अगर आप लोग बात करेंगे तो 1607 या 8 के आसपास अंग्रेज देश में आते हैं। यानी अगर हम लोग बात करें, अंग्रेज जो हैं वो किसके शासन काल में आए हैं? जहांगीर के शासन काल में। किसके? या कह सकते कि अकबर के शासन काल में नहीं, लेकिन हम लोग क्या कहते तो भाई कि जहांगीर के शासन काल में अंग्रेज आए। लेकिन आप सबको पता हो कि जहांगीर एक
बड़ा मजबूत बादशाह है। जहांगीर के बाद शाहजहां का शासनकाल है और शाहजहां के बाद अगर आप देखेंगे तो किसका शासनकाल आता है? शासनकाल आता है बाबू उसका, औरंगजेब का। क्या है? जहांगीर के शासनकाल में जब अंग्रेज आए हैं तो उस समय अगर आप देखेंगे तो मुगल सत्ता बड़ी मजबूत है। क्या है? मुगल सत्ता बड़ी मजबूत है और अंग्रेज कुछ नहीं कर पाते थे उस समय। लेकिन अंग्रेजों का ध्यान पूरा भारत पर था। जैसे जहांगीर का शासनकाल समाप्त हुआ, शाहजहां आते हैं, शाहजहां का शासनकाल समाप्त हुआ, औरंगजेब आता है। औरंगजेब की जब मृत्यु 1707 में होती है तब आप लोग कह सकते हैं कि अंग्रेज जो हैं, क्योंकि जब बाबर की मृत्यु होती है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मुगल जो है, मुगल बादशाह बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं और कई सारी जो उनकी रियासतें हैं मुगलों से निकल जाती हैं। और आप सबको पता होगा कि अंग्रेजों ने भारत में मुगलों की कमजोरी का फायदा उठा करके यानी अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक दखल देना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने राजनीतिक रूप से टीका टिप्पणी, कूटनीति के बल पर उनको सफलता मिलती है। और 1757 अब सबको पता, 1757 में भाई कहां का युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर। ठीक है, 1757 में प्लासी के बाद, युद्ध के बाद अंग्रेज राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। धीरे धीरे करके भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का अधिकार होता चला गया और 1757 प्लासी जीतने के बाद और 1764 में जब अंग्रेजों ने बक्सर को जीता। किसको जीता जी? जब उन्होंने बक्सर को जीता तो हम लोग कह सकते कि अंग्रेजी जो शासन था वह पूरी तरीके से भारत में स्थापित हो गया। और 1857 ईस्वी तक लगातार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। कब कह सकते हो? 1757 से लेकर के 1857 तक किसने शासन किया भारत पर जी? ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी ने। किसने शासन किया? ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी ने शासन किया। और आप सबको पता कि भाई 1857 में भारत में क्रांति हो गई। क्या हो गई? 1857 में भारत में एक क्रांति हो जाती है जिसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और भारत में जब 1857 की क्रांति हो जाती है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, लेकिन 1857 के बाद और खास तौर से क्रांति होने के भारत में जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्रांति नहीं, एक प्रकार का विद्रोह है, क्रांति नहीं है। ठीक है, उसको 1857 की क्रांति नहीं कहा जा सकता। क्रांति में क्रांति अलग चीज होती है। ठीक है, तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हो। ठीक है, तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ उसके बाद भारत पर अंग्रेजी शासन, खास तौर से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और यहां से ब्रिटेन की महारानी का शासन शुरू होता है। यदि अंग्रेज भारतीय वस्तुओं का व्यापार करके ही मुनाफा कमाते तो भारत की आर्थिक स्थिति पर इसका प्रतिकूल असर नहीं पड़ता, किंतु इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ स्थिति बदल गई। भारत के कच्चे माल का प्रयोग इंग्लैंड में उन्नत आधुनिक उपकरणों का माल उत्पादन में होता था। तैयार माल को अधिक कीमत पर इस देश में बेचा। देखो आप सबको पता होगा कि अंग्रेज अगर इस देश में मात्र भैया व्यापार करते तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं होती। लेकिन क्या हुआ कि इंग्लैंड में क्या हो गया? औद्योगिक क्रांति हो गई है, उद्योग धंधे लग गए हैं। तो इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन का जब शासन आया तब उन्होंने यहाँ से बड़ी मात्रा में कच्चा माल मतलब समझते जिसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं, जिससे कोई सामान बनेगा भाई, कंपनी फैक्ट्री में बनेगा। ठीक है, तो जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो भारत से ब्रिटेन जाने लगा और ब्रिटेन में जो बने कपड़ा है, लत्ता है, जो भी कुछ बनता था उनकी कंपनियों में, वो आकर के भारत में बिकने लगा। इससे क्या हुआ कि भारत में जो उद्योग धंधे थे वह पूरी तरीके से धीरे धीरे कम होते चले और भारत की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार से असंतोष फैला। यानी भारत में अंग्रेजों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब हुई, जिसका और दूसरा अंग्रेजों ने यहाँ पर किसानों का शोषण किया और इस प्रकार से क्या कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष फैला। ठीक है, अंग्रेजी शासन से भारतीय जनता बहुत परेशान हुई और उसने आवाज उठाई। इतिहास में प्रसिद्ध 1857 का विद्रोह हुआ। विद्रोह के परिणाम स्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आया। देखो 1857 की जब विद्रोह होता है, संग्राम होता है, उससे परिवर्तन है। विद्रोह को
दबाने के लिए बाद शासन भर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर, देखो जब तक 1857 की क्रांति नहीं हुई थी तब तक भारत पर शासन कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारत पर शासन किसने शुरू किया? इंग्लैंड की महारानी रानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। देखो 1757 से लेकर के 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया भारत पर, और 1858 से लेकर के आप लोग कह सकते हैं रानी ने पहली नवंबर 1858 से घोषणा पत्र जारी किया और भारत को आश्वासन दिलाया कि सरकार प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेगी, रंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। इंग्लैंड की महारानी ने 1 नवंबर 1858 से लेकर के भारत पर शासन करना शुरू किया और इंग्लैंड की महारानी ने किया कि भारत के खिलाफ किसी प्रकार का भैया भेदभाव नहीं किया जाएगा और भारत में प्रजा की भलाई के लिए अंग्रेजों की सरकार काम करेगी। अंग्रेज भारत में रंग भेद हो, जाति हो, धर्म हो, इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने, इंग्लैंड की महारानी ने सिर्फ आश्वासन दिया था और रियल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटेन की महारानी का शासन हो, दोनों ही शासन भारत के लिए एक प्रकार से निरंकुश रहा, जनता का शोषण और दमन होता रहा। इसी बीच 1861 में पंजाब, राजपूताना, आगरा और अवध के कुछ भागों में भीषण अकाल पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी, यानी इंग्लैंड की महारानी का शासन आ गया 1861 में, तो भैया पंजाब हो, राजस्थान हो, आगरा हो, अवध हो, यूपी के इलाके हैं, यहाँ पर भीषण अकाल पड़ा, बहुत सारे लोग मारे गए। सन 1864 से लेकर के 1869 तक सर जॉन वायसराय के पद पर कार्यरत होने के कारण कृषि में सुधार किए। फिर सर 1866 से लेकर के 1869 तक भारत में कई भागों में अकाल पड़ा और सैकड़ों लोगों की जाने गई। यानी अंग्रेजों की जो कृषि नीति है, उस कृषि नीति का एक दुष्परिणाम रहा, इसका रिजल्ट इतना खराब रहा कि भारत में कई सारे इलाकों में अकाल पड़ता है और भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। भारतेंदु युग के समय की हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारतेंदु युग के समय कैसे भारत है। सन 1870 ईस्वी से जनता पर कई प्रकार के कर लगे, यानी क्या 1870 से अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन की महारानी से कह सकते, ब्रिटेन की तरफ से भारत पर कई प्रकार के कर यानी टैक्स लगाए गए। सन 1878 में भारतीय मिलों के कपड़े पर कर लगा दिया गया। सिविल सर्विस परीक्षा में उम्र घटाकर भारतीयों को परीक्षा से दूर रखने का षड्यंत्र, जिसको हम IAS IPS, क्योंकि अंग्रेज ही इसको लेकर के आए थे तो उन्होंने काम किया ताकि सिविल सेवा की परीक्षा में कोई भारतीय ना जा सके, इसलिए उन्होंने उसको क्या किया, उम्र घटा करके भारतीयों को परीक्षा से दूर रखा। 1877 में दिल्ली में शानदार दरबार का लिंटन ने विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया। इस आयोजन में बहुत सारा धन व्यय किया। एक और धन का दुरुपयोग हो रहा था, दूसरी तरफ भारत में चेचक महामारी जो थी उन लोगों, हजारों लोगों की जाने ले रही थी। अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज इस देश का शोषण और दमन लगातार करते रहे और भारत की जनता कह सकते एक प्रकार से त्राहिमाम कह सकते इस देश में मचा हुआ था। ऊपर से अगर हम देखें, जनता की भलाई की बातें करते थे। अंग्रेज जो खाली भाई मेरे जनता की भलाई की बात करता था, बाकी कुछ नहीं करता था। बाकी जनता का शोषण और दमन अंग्रेज इस देश में करते रहे, लेकिन चाहते यह थे कि हर प्रकार से शोषण की नीति कायम रहे। अंग्रेज इस नीति के परिणाम स्वरूप जनता में चेतना जगी। परिणाम स्वरूप 1885 में हम लोग कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। आज जो कांग्रेस पार्टी है, उसी कांग्रेस पार्टी की स्थापना, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना कब हुई? 1885 में। कांग्रेस के मंच से भारतीय जनता ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत की। या तो तत्कालीन समय में भारत में राजनीतिक स्थिति थी। अब हम लोग भारतेंदु युग की सामाजिक परिस्थिति को देखेंगे। तो भारतेंदु युग के समय राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, लगभग ऐसे हम लोग कह सकते हैं भारतेंदु जो युग था उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि हम लोगों को ऐसे एग्जाम में क्या करना, इसको लिखना। आप लोग इसको पॉइंट भी बना करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा क्या है,
भारतेंदु युग के समय क्या है, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। तो देखेगा अगर हम लोग भारतेंदु युग की बात करें तो उस समय का समाज कैसा देखेगा, तत्कालीन यानी उस समय भारत में सामाजिक स्थिति बहुत दोषपूर्ण है। यानी क्या भाई, समाज में बहुत सारा दोष है, यानी बहुत सारा खराबी है, ठीक है। लोगों में जातिगत दोष बहुत था, यानी उस समय जातिवाद बहुत ज्यादा था। यानी कहने का मतलब क्या है कि भारतेंदु युग के समय समाज में जातिवाद बहुत है। क्या है जी, जातिवाद बहुत ज्यादा है। समुद्र यात्रा करने पर व्यक्ति को समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। अगर आप सबने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी तो एक धर्म में एक चीज और आती है कि हमारे देश में माना जाता था जो व्यक्ति समुद्र पार कर लेगा भैया उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। इसलिए जो व्यक्ति समुद्र पार करके कहीं विदेश उदेश चला जाता था ना, तो लोग कहते थे उसका धर्म खराब हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया। और जब अंग्रेजों की सरकार, देखो अंग्रेजों की अगर आप सेना में भर्ती हो जाते थे तो अंग्रेज आपको वही किसी दूसरे देश में भी आपको नौकरी करने के लिए भेजते थे। और जो लोग बाहर नौकरी करने जाते थे लोग उनको कहते भैया तुम्हारा धर्म खराब हो गया। इसलिए कई बार अंग्रेज जब उनको नौकरी करने के लिए बाहर भेजते थे सिपाहियों को, तो कई बार विद्रोह हो जाता था या भी। और समुद्र यात्रा जो व्यक्ति कर लेता था, समुद्र पार चला जाता था, उसको समाज से निकाल दिया जाता था। क्यों निकाल दिया जाता था? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर आपने समुद्र पार कर लिया, क्या कर लिया जी, अगर आपने समुद्र पार कर लिया तो इसका मतलब है कि आपका जो धर्म है वो खराब हो गया है। इसलिए समाज दो वर्गों में बट गया था। अगर हम लोग बात करें भारतीय युग के समय, भारतेंदु के समय अगर हम समाज की बात करें तो समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। एक प्राचीन मान्यताओं का पुजारी था तो दूसरा नवीन, यानी कुछ लोग जो थे पुरानी परंपराओं को मान रहे थे और कुछ ऐसे लोग थे तो नई नई परंपराओं को अपना रहे थे। समाज में भारतेंदु के समय अगर हम समाज की बात करें तो समाज में नशाखोरी बढ़ रही थी, यानी कह सकते भैया ड्रग्स लेना, यानी नशा जो है भयंकर मात्रा में बढ़ा हुआ है। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवाद एवं शोषण की नीति को बनाए रखने के लिए कूटनीति का काम ले रहे थे। मादक पदार्थों का प्रचार करके हिंदू और मुसलमान में विभेद नीति अपना करके वे अपने कार्य सिद्ध करना चाहते थे। यानी जो अंग्रेज है मादक पदार्थ मतलब शराब, मदिरा, मांस, यानी खास तौर से शराब का सेवन का प्रचार करके अंग्रेज और हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल करके अपने कामों को सिद्ध करना चाहते थे। जैसे अंग्रेज होता था ना तो हिंदू के घर के आगे गाय काट करके फेंक देता था और मुसलमानों के यहाँ के घर के सामने जाकर के सुअर काट के फेंक देता था। तो इस प्रकार से। और दूसरा, अंग्रेजों ने भारत में कई सारे शराब की दुकानें खोली ताकि भारतीय लोगों का धर्म भ्रष्ट हो या एक प्रकार से उनमें जो नैतिकता है, नैतिकता का धीरे धीरे पतन होता चला जाए। इन सभी कारणों से कह सकते अंग्रेजों के समय जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी सोसाइटी है, वह धीरे भाई मेरे दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति दयनीय अवस्था में है। यानी भारतेंदु के समय अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं की जो स्थिति है वह काफी खराब है। पर्दा प्रथा के कारण उन्हें घर की चार दीवारी में बंद रहना पड़ता था। यानी उस समय भारतेंदु के समय क्या है, समाज में पर्दा प्रथा है, घर के बाहर उनको जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, यानी जो लेडीज होती थी, जो महिलाएं होती थी, भाई उनको बोल दिया गया कि आपको घर के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, पर्दा प्रथा उस समय बड़ी भयंकर लेवल पर थी। बौद्धिक एवं मानसिक विकास का अवसर उन्हें मिल नहीं पाता था। यानी लड़कियों का, महिलाओं का जो मानसिक विकास है, मेंटली और जो साइकोलॉजिकल जो विकास है वो बिल्कुल नहीं हो पाता था। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यानी भारतेंदु की अगर आप देखेंगे तो उस समय यानी 1900 के आसपास अगर आप लोग देखेंगे तो लड़कियों की शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। यदि अवसर पाकर कोई पढ़ भी जाती थी तो उसके विवाह में अड़चन आती थी। कहा जाता है भैया पहले के समय में, भारतेंदु के समय यानी 1800 के आसपास, 1800 1900 अगर आप देखें 1900 के आसपास जो है, उस समय लड़कियों को पहले तो पढ़ाया नहीं जाता था। ठीक है, अगर कोई लड़की पढ़ जाती थी उसको शादी नहीं हो पाती थी, क्योंकि शादी के समय दिक्कत आती थी, लड़का ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी ही नहीं करता था। ये भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी। आप समझ रहे हैं कि उस समय अगर किसी लड़की ने पढ़ाई लिखाई कर ली तो उसकी शादी ही नहीं होती थी, बड़ी समस्या आती थी। समाज में भारतेंदु के समय अगर आप देखें, समाज में बाल विवाह,
ठीक है, बहु विवाह जैसी कुप्रथाएं फैली हुई थी। कम अवस्था में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। कम अवस्था मतलब छोटी उम्र में, यानी लड़कियों की जो शादी है वह छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी। दहेज प्रथा के कारण, यानी जो दहेज प्रथा खूब चलती थी, जो गरीब लोग होते थे उनकी लड़कियों का विवाह बूढ़ों के साथ कर दिया। जैसे मान लो कि जो लड़कियों, जैसे मान लो गरीब लोग हैं, भाई उनकी लड़कियों की शादी जल्दी नहीं होती थी। इस वजह से जो लोग गरीब होते थे उनकी लड़कियों की शादी वृद्ध पुरुष के साथ करने पर विवश हो जाए, यानी माँ बाप कई बार, जो गरीब लोग हैं, अपनी लड़कियों की शादी अयोग्य वर्ग से, बूढ़ा भी कह सकते हैं, जो ये कोई भी योग्य नहीं, यानी कम ओवर एज जो हो जाते थे उनके साथ करने के लिए मजबूर हो जाते थे, क्योंकि सही लड़का उनको मिल नहीं पाता। सही लड़के के लिए बहुत भारी दहेज लगता था, और कम दहेज में तो उनको ओवर एज यानी बूढ़ा आदमी मिलता था, उसके साथ हर हालत में उनको करनी पड़ती थी अपनी लड़कियों की शादी, जिससे कम अवस्था में ही लड़कियों विधवा बन जाती थी। कई कई स्त्रियां रखना लोगों का शान शौकत था। उस समय अगर आप देखेंगे तो एक पुरुष जो है वो कई सारी शादियां भी उस समय करते थे। इन सब कुरीतियों के खिलाफ समाज में काफी समाज सुधार आने, यानी इस भारतेंदु के समय अगर आप देखेंगे तो जो सामाजिक स्थिति है वह बड़ी खराब है, और खास तौर से महिलाओं के लिए तो काफी खराब है सामाजिक स्थिति। दूसरा, समाज में भैया नशाखोरी बहुत ज्यादा है, शराब का सेवन बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, कम उम्र में शादियां हो रही हैं, ठीक है, यानी पूर्व समाज जो है खास तौर से महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। उस समय अगर आप देखें तो समाज में जो समस्याएं थी उन समस्याओं की सुधार के लिए कई सारे समाज सुधार आंदोलन हुए। 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयास से सरकार ने बाल विवाह और बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया। यानी अंग्रेजों की जो सरकार थी उसने क्या किया, 1872 में आकर के जो बाल विवाह है और जो क्या है बहु विवाह है उस पर सरकार ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिए, ठीक है। नर बलि तत्कालीन समाज में अत्यधिक प्रथा थी, यानी एक नर बलि भी प्रथा खूब चलती थी। वंश वृद्धि के लिए देवी देवताओं की उपासना के लिए नर बलि दी। नर बलि का मतलब समझते हो भैया, जैसे मान लो किसी को गला काट करके भगवान को चढ़ा देना, ठीक है, नर बलि जिसको हम बोलते हैं, यानी जैसे छोटा बच्चा हो या किसी इंसान को काट करके भगवान के चरणों में चढ़ाना ही हम लोग क्या कहते हैं, नर बलि कहते हैं। तो नर बलि की प्रथा भी खूब चलती थी समाज में। सर्वप्रथम 1795 में और फिर 1802 में सरकार ने इस प्रथा को कानून बना करके बंद करवाने का प्रयास, यानी जो नर बलि दी जाती थी, जो बलि दी जाती थी खास तौर से, इसके लिए सरकार ने 1795 में 1802 में कानून बना कर इसको बंद करवाने का प्रयत्न किया। राजपूताना हो, बंगाल हो, दक्षिण भारत हो, वहां पर सती प्रथा विशेष रूप से प्रचलित है। सती प्रथा सबसे ज्यादा कहां पर होती थी भाई, राजपूताना में, क्योंकि राजपूत हमेशा युद्ध लड़ने जाते थे और शहीद हो जाते थे, और राजपूत की जो राजपूताना में जो महिलाएं होती थी वो एक प्रकार से सती हो जाती थी, ठीक है। राजपूताना हो, बंगाल हो, और दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो सती प्रथा खूब चलती थी। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरदस्ती चिता पर ढकेल दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए जोरदार प्रयत्न किया। उनके प्रयासों से ही 1829 में सरकार ने विधवा विवाह को वैध कर दिया, यानी विधवाएं भी शादी कर सकती थी। उससे पहले विधवा शादी ही नहीं कर सकती थी, यानी जैसे मान लो किसी का पति मर गया तो भाई मेरे, अब उस विधवा जो लड़की हो गई उसकी शादी दोबारा नहीं होती थी, बल्कि उसको क्या करना पड़ता था, पति के साथ सती होना पड़ता था। अगर हम लोग बात करें ना, ये इस प्रकार से थे। अगर हम लोग बात करें भारतेंदु युग के समय जो सामाजिक पृष्ठभूमि, समाज में अगर आप देखेंगे सभी अपने देवी देवताओं को श्रेष्ठ करने में लगे, यानी उस समय के जो लोग थे वो अपने देवी देवताओं को श्रेष्ठ बताते थे। ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। अगर आप देखेंगे कि भारतेंदु के समय अगर समाज बात करें तो समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व है, वह कर्मकांड को बढ़ा देते, यानी ब्राह्मण जो है पाखंड फैलाने का काम करना, कर्म कांड को बढ़ावा देना। कर्म कांड का मतलब बड़े बड़े पूजा पाठ करवाना, यज्ञ करवाना, हवन करवाना, इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा किसने दिया, ब्राह्मण, खास ब्राह्मण नहीं बल्कि पुरोहित जो समाज है, पुरोहित समाज ने दिया, ठीक है। पुरोहित और ब्राह्मणों ने कह सकते हैं उन्होंने कर्म कांड को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों द्वारा देश की राजनीति पर प्रभुत्व जमने के बाद ईसाई धर्म का प्रचार खूब हुआ। देखो भारत पर जब अंग्रेजों का शासन आ गया तो कह सकते कि अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का बड़ी संख्या में प्रचार किया और लोगों को लालच दे दे करके क्या,
लोगों को लालच दे दे करके क्या करते थे, उनको ईसाई बनाते थे। क्या बनाते थे जी? उनको ईसाई बनाते थे और ईसाई धर्म में वो क्या करते थे, उनको कन्वर्ट करवा लेते थे। ठीक है, इस प्रकार के खूब होता था उस समय। अगर हम लोग बात करें समाज में जो समस्याएं थी, उसके लिए अगर आप देखें तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, आज की संस्थाओं में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जैसे महापुरुषों द्वारा यह कार्य हुआ। अंग्रेजी शिक्षा में जहां यूरोप में हुई वैज्ञानिक प्रगति से ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं लोगों ने प्रत्येक में चीजों में वैज्ञानिकता खोजने की प्रवृत्ति जागी। यानी समाज में जो समस्या है, उन समस्याओं के लिए अगर आप देखेंगे तो भारत में सती प्रथा, जाति पात का विरोध हुआ, मूर्ति पूजा का विरोध हुआ, अवतारवाद से लोगों का विश्वास हटा, और भारत में जब शिक्षा का जोर पकड़ा, तब कहते हैं समाज में जो कुरीतियां थी, वह कुरीतियां कुछ बहुत कम हुई। मजदूर एवं स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतेंदु के समय समाज में नव जागरण की लहर दौड़ने लगी। देखो, समाज में भारतेंदु के समय काफी बदलाव आ रहा था, लेकिन भारतेंदु के समय अगर आप देखेंगे तो समाज में काफी समस्याएं थी। धार्मिक समस्या है, समाज में स्त्रियों को लेकर के काफी प्रॉब्लम है, विवाह हुआ लेकर के, शादी वादी को लेकर के, सतीवती प्रथा को लेकर के, ये सारी चीजें हम लोगों के यहाँ पर बड़ी संख्या में देखने को मिलती हैं। यानी भारतेंदु के समय अगर आप बात करेंगे तो समाज की स्थिति काफी खराब है, लेकिन कह सकते जैसे जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होता है, यूरोप में एक बदलाव होता है, यूरोप में एक चेंज होता है, और लोगों और जिस प्रकार से समाज सुधार होते हैं, इन समाज सुधारों ने क्या किया, इन समाज सुधारों ने क्या किया कि भारत में नव जागरण, यानी एक प्रकार से सामाजिक बदलाव की चेतना भारत में, कह सकते हो कि भारत में बड़ी संख्या में हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। अगला हम देखें क्या रहे, साहित्यिक पृष्ठभूमि। देखो, अगली जो हमारी तीसरी हेडिंग क्या रहेगी, भारतेंदु के समय साहित्यिक पृष्ठभूमि कैसे है, उस समय की कविताएं कैसी लिखी जा रही थी, कहानियां कैसे लिखी जा रही थी। यानी भारतेंदु के समय जो पोयम है, जो पोएट्री है, जो कविताएं हैं, उन कविताओं को कैसे लिखा जा रहा था और कविताओं का लेखन कैसे हो रहा था। देखिएगा, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों के परिचय से यह स्पष्ट है कि धीरे धीरे सभी, अगर हम लोग बताए, देखो भाई मेरे, जब राजनीति में बदलाव हुआ, जब समाज में, देखो, जब समाज और धर्म में बदलाव, जब राजनीति में बदलाव, उससे साहित्य में भी बदलाव होता है। यानी भारतेंदु युग के समय जिस प्रकार से साहित्य बदल, जिस प्रकार से समाज बदला, जिस प्रकार से धार्मिक बदलाव आए, और जिस प्रकार से राजनीतिक बदलाव आ रहे थे, इन सारे बदलाव ने साहित्यिक बदलाव, यानी साहित्य यानी जो लिटरेचर है, जो कविताएं लिखी जा रही थी, जो पोएम लिखे, उन कविताओं के लेखन में, उन कविताओं को लिखने में बहुत कुछ, कह सकते हो कि परिवर्तन आ रहा था साहित्य में। अब हम साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। 1857 की के पहले भारतीय साहित्य में रीति काल की परंपरा का बाहुल्य था। 1857 से पहले अगर आप देखेंगे तो भारत में क्या था भैया, रीति काल चला था। उस समय लोग दरबारी विलास की रुचनाएं, उस समय ज्यादातर जो कविताएं होती थी वो राजाओं को समर्पित रहती थी। यानी 1857 से पहले जो कविताएं थी वो रीति काल की थी, जिसमें हम लोग कह सकते हैं राजाओं की प्रेम कहानियां, भोग विलास, इस प्रकार की कविताएं ज्यादा थी। यानी दरबारी कवियों का लेखन हम लोगों को वहां पर ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कवियों का राजश्रय, यानी दरबारी होना। यानी अगर हम बात करें 1857 से पहले ज्यादातर जो कवि थे वो दरबारी कवि थे, और दरबारी कवि सिर्फ क्या करता है, राजा का गुणगान करता है, और राजा का भैया क्या करता है जी, बखान करता है। यही उनका मुख्यतः काम होता था। कवि एवं साहित्यकार अपनी आजीविका को प्रमुख मान करके साहित्य, देखो उस समय के जो कवि ववि होते थे ना, वो सिर्फ भैया उनको पैसा मिल जाए, उनकी रोजी रोटी मिल जाए, उनका काम हो जाए, इसलिए वो सिर्फ राजाओं को खुश करने के लिए, यानी ऐसी कविताएं ज्यादा लिखते थे जिससे से उनकी आजीविका, रोजी रोटी चल जाए। आश्रयदाताओं के यहाँ उनकी लेखनी वही लिखती थी जो आश्रय, यानी ज्यादातर जो कवि थे, अगर आप देखेंगे भारतीय के समय शुरू में बात करें, शुरू में कुछ ऐसे कवि थे जो सिर्फ दरबारी कवि थे, और दरबारी कवि सिर्फ राजा के मान में, सम्मान में, और उसकी भी क्या करता, प्रशंसा में ही लगे रहते थे। राजाओं की प्रशंसा और नायक नायिकाओं के भेद तथा राजा के सुख का वर्णन
कवियों की कविताओं में हम लोगों को बहुत हद तक देखने को मिलता है। यही कारण है कि इस कालखंड में साहित्य चतुर्मुखी विकास नहीं हुआ। यानी अगर आप देखें भारतेंदु के समय, भारतेंदु जब तक नहीं आए थे उस समय तक साहित्य का विकास नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर जो कवि थे वो सिर्फ दरबारी कवि थे। दरबार में रह करके वो सिर्फ राजा की प्रशंसा करते थे, राजा का मान सम्मान करते थे। ज्यादातर उनकी कविताएं जो थी वो दरबारों तक ही क्या रही, सीमित रही। किंतु भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही इस स्थिति में परिवर्तन है। यानी भारत में जैसे ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ उस समय कह सकते जो दरबारी कवि थे उनमें काफी परिवर्तन आया। ब्रिटिश शक्ति के सामने देसी राज टिक नहीं पाए और धीरे धीरे करके जो देसी राज थे वो खत्म हो गए। कवियों का आश्रय समाप्त हो गया। कवियों राजाओं का विलास को छोड़ करके जनता के स्थान को आने लगे और परिणामतः जन साहित्य शुरू हुआ। देखो पहले जब राजा महाराजा थे तब भैया कवि जो थे वो ज्यादातर राजा महाराजाओं के ऊपर ही क्या करते थे, उनका सारा लेखन होता था। क्या करते थे वो सिर्फ राजाओं और महाराजाओं तक ही उनके क्या रहे, लेख ज्यादातर उनके क्या सिमटे रहते थे। ठीक है, जो राजा महाराजा उन्हीं तक क्या रहते थे, वो लेख लिखते थे, उन पर ही सिमटे रहते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने एक प्रकार से भारत में जो देसी राजा थे, जो देसी रियासतें थी, उनको जब समाप्त कर दिया तो भैया जो कवि थे, राजा तो रहा नहीं, राज्य तो अंग्रेजों के अधीन चला गया। तो कवि तो भैया राजा, जब राजा नहीं तो कवि कहां से रहेगा। तो कवियों ने कह सकते, कवियों ने धीरे धीरे करके जनता की समस्याओं को लेकर के लिखना शुरू किया। कवियों ने खुद नहीं किया, शुरू कर दिया। ठीक है, ये नहीं किया कि वो उन्होंने, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह सकते हो कि आकर के ज्यादातर राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली तो राजा तो रहा नहीं, तो कभी भी कवि उनके दरबार में कैसे रहेगा। यानी जब राजा समाप्त हुए, दरबार समाप्त हुए, तब कवि धीरे धीरे राज कविताएं लिखने से ज्यादा, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जनता के लिए कविताएं लिखनी शुरू की। ठीक है, उससे पहले वो सिर्फ दरबारी कविता ज्यादा लिखते। और जब कवियों ने जन साहित्य यानी आम जनता को लेकर के कविताएं उन्होंने लिखना शुरू किया, सन 1792-93 में अंग्रेजी के माध्यम से उपयोगी ज्ञान की शिक्षा के लिए अंग्रेजों ने प्रयत्न शुरू किया। सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 1813 में 1 लाख रुपए की राशि के द्वारा वैज्ञानिक शिक्षा के लिए लिखने की बात कही गई, किंतु आगे पर कार्रवाई नहीं हो सकी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। फिर धीरे धीरे देश के कई भागों में कॉलेज की स्थापना हुई। सन 1823 में आगरा कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, बरेली कॉलेज और 1817 में कलकत्ता में कई यानी स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। यानी धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तब भारत में शिक्षा का प्रचार हुआ। क्या, शिक्षा का विस्तार और शिक्षा का प्रचार धीरे धीरे ज्यादा। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति हो रही थी। सन 1855 में एक तरफ भारत में अंग्रेजी भाषा का अच्छा खासा प्रचार हो रहा था और नवीन शिक्षा के जरिए कह सकते कि भारत में तेजी आई। और भारत में कह सकते इसी समय अगर आप देखेंगे तो कविताओं को लिखने में काफी बदलाव है। कविताओं के क्षेत्र में कवियों के अतीत और वर्तमान का दोनों स्थान था। यानी इस समय जो कवि थे वो अतीत को लेकर के और वर्तमान को लेकर के दोनों प्रकार की कविताएं लिखते थे। कवियों ने एक और कबीर हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, इनका अनुकरण किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने बिहारी, मतीराम जैसे श्रृंगारपूर्ण रचनाओं का भी अनुकरण किया। दूसरी ओर देखो, जब भारतेंदु युग है उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन है, इसलिए कह सकते कवियों ने देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम, इस प्रकार की कविताओं को लेकर के उन्होंने कई सारी कविताओं को यहाँ पर लिखने का भी काम शुरू हुआ। भक्ति और रीति के कविताएं थी, कविताएं, दोहे, सवैया लिखे गए। इसके साथ साथ साहित्यिक गीतों में लोक गीतों की रचना की। यानी कह सकते सिर्फ कविताएं, दोहे और सवैया ही नहीं लिखे, बल्कि जो कविताएं थी, लोकगीत खूब सारे लोकगीतों में जैसे कजली है, ठीक है, ठुमरी है, गजल है, इस प्रकार से कई सारी यानी जो लोकगीत है, लोकगीत भी लिखे। अगर हम लोग बात करें भाषा के क्षेत्र में देखेंगे तो क्रांतिकारी परिवर्तन है भारतीय। देखो भाषा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव है भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में अगर हम लोग भाषा की बात करें तो इस समय
तक यानी अब तक अवधी भाषा ब्रज भाषा में कविता ज्यादा। देखो भारतेंदु से पहले ज्यादातर जो कविता लिखी जाती थी वो दो भाषाओं में खूब रही। एक तो थी अवधी भाषा जो बहुत कम थी, सबसे ज्यादा भाषा में जो कविताएं लिखी गई वो थी भाई मेरे ब्रज भाषा। लेकिन भारतेंदु के बाद जो कविताएं सबसे ज्यादा लिखी गई वो खड़ी बोली हिंदी में लिखी जाने लगी। रीति काल में यह मान्यता हो गई, ब्रज भाषा को छोड़ करके अन्य भाषा कविता नहीं हो सकती थी। लेकिन भारतेंदु के युग में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे खड़ी बोली का आंदोलन प्रारंभ हुआ और लोगों ने एक प्रकार से ब्रज भाषा का को छोड़ करके खड़ी बोली में कविताएं लिखना शुरू कर दिया। अगर हम लोग बात करें इसमें प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी आदि थे तो खड़ी बोली के पक्षधर थे और अयोध्या प्रसाद खरी, श्रीधर पाठक आदि प्रमुख रहे। यानी अब धीरे धीरे कवियों ने एक प्रकार से कह सकते हो कि ब्रज भाषा को छोड़ करके उन्होंने खड़ी बोली में कविताएं क्या किया, लिखना शुरू किया और धीरे धीरे खड़ी बोली में लोगों की रुचि बढ़ती चली गई और भारतेंदु युग जो है वह आप लोग कह सकते हैं पूरी तरीके से खड़ी बोली के लिए प्रसिद्ध माना जाता। भारतेंदु के आने से क्या कि भारतेंदु से पहले भारत में जो कविताएं लिखी गई वो खास तौर से ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लिखी, किसमें जी, ब्रज और अवधी में लिखी जा रही थी। लेकिन भारतेंदु के आने के बाद क्या खड़ी बोली में ज्यादातर कविताओं का लेखन शुरू किया गया। इस प्रकार हमने देखा कि उस समय किस प्रकार, यानी इस प्रकार, ये निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूं, निष्कर्ष में हम लोग क्या है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में जिस प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियां थी, किस प्रकार उनमें उपस्थित यानी परिवर्तन हो रहा था। यह वही समय था जब हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जिसने अपनी प्रतिभा, यानी कह सकते हिंदी साहित्य में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ या एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने कह सकते कि पूरे हिंदी साहित्य को बदल दिया और हिंदी साहित्य में अपना नाम उस व्यक्ति अमर कर गया। यानी भारतेंदु के आने से, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनसे पहले जो कविताएं लिखी जाती थी वो खास तौर से क्षेत्रीय भाषा में, जैसे अवधी भाषा है, राजस्थानी है, ब्रज में सबसे ज्यादा लिखा जाता था। लेकिन भारतेंदु ने क्या किया, हिंदी भाषा में कविताओं के लिखने का शुरुआत हुई। आइए हिंदी भाषा के साहित्य के स्तंभकार भारतेंदु की हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि इसके हम थोड़ा और भी समझ पाएंगे। देखो हम लोग कह सकते हैं कि भारतेंदु ने एक प्रकार से क्या किया, हिंदी कविता की जो शुरुआत है उसमें भारतेंदु का जो योगदान है वह क्या है भाई मेरे, सबसे ज्यादा है, या आप लोग कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट अगर किसी व्यक्ति का योगदान रहा तो भारतेंदु का ही योगदान रहा हिंदी साहित्य में। खास तौर से खड़ी बोली में उनके आने से कविताएं जो थी वह लिखी जाने लगी। उससे पहले ज्यादातर जो लेखन होता था वह ब्रज में होता था, या तो अवधी में होता था, राजस्थानी में होता था, या जो क्षेत्रीय भाषा साउथ की है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे वहां पर अगर आप देखें तमिल में होता था, मलयालम में होता था, इन चीजों में कविताएं खूब लिखी जाती थी। लेकिन कोई हिंदी खड़ी बोली में नहीं लिखता था। लेकिन भारतेंदु के बाद अगर आप देखेंगे तो खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखी जाने लगी। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं भारतेंदु युग का आगमन की। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में एक समृद्ध परिवार में हुआ। यानी भारतेंदु का जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश के काशी यानी आज जो बनारस हम कह सकते हैं, वहां एक समृद्ध परिवार में 9 सितंबर 1850 को, कब हुआ था भारतेंदु जन्म भाई मेरे, कि 9 सितंबर 1850 को। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र स्वयं उच्च कोटि के कवि थे। यानी भारतेंदु के जो पिताजी थे वो क्या थे जी, कवि थे। बचपन से ही इनमें काव्य रचना की प्रतिभा थी। भारतेंदु जब जो थे उनमें बचपन से ही कह सकते हो क्या थी, कविता लिखने की प्रतिभा थी। किसमें, भारतेंदु। और 5 वर्ष की अवस्था से ही कह सकते कि भारतेंदु ने कविताओं को लिखने की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। पिता ने बालक की प्रतिभा को देखकर के आशीर्वाद दिया कि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा और पिता का आशीर्वाद प्रतिफलित होगा। कहने का मतलब कि भारतेंदु जो है वह बचपन से ही कविताएं लिखते थे। उनके पिता जो हैं बाबू गोपाल चंद्र वो स्वयं एक कवि थे, यानी कह सकते हो भाई मेरे खुद एक पोइट हैं, ठीक है। और आगे चल करके भारतेंदु भी जो है वह भी क्या है, एक बहुत बड़े कवि बने। भारतेंदु केवल बड़े आदमी ही नहीं बल्कि युग निर्माता हैं। बचपन से ही माता पिता का साया उठ गया जिससे इन्हें स्वच्छंद रहने की प्रतिभा बढ़ी।
स्कूली शिक्षा नाम मात्र की हो पाई, यानी भारतेंदु की जो स्कूली शिक्षा है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है। ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा थी, यानी यानी एक प्रकार से भारतेंदु कह सकते हैं भैया कि ईश्वरीय चमत्कार, गॉड गिफ्टेड बच्चा है, यानी भारतेंदु कह सकते हैं। बहुत ज्यादा पढ़े नहीं, स्कूली शिक्षा बहुत ज्यादा हुई नहीं इनकी। किसी भी रचना को एक बार पढ़ने पर कभी नहीं भूलते थे, यानी कहने का मतलब क्या है कि भारतेंदु अगर किसी कविता को एक बार पढ़ते थे तो कभी भूलते नहीं थे। ठीक है, उन्होंने हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो का अध्ययन लगन से किया। 11 वर्ष की अवस्था में जगन्नाथपुरी की यात्रा के समय बंगला भाषा का नाटक विधवा विवाह के अध्ययन से उन्होंने बंगाली भाषा में उनकी प्रतिभा बढ़ी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भारतेंदु में अगर आप देखेंगे तो जो बंगाली भाषा है, जब उन्होंने भारतेंदु भाई जगन्नाथपुरी गए थे और वहां पर उन्होंने एक बंगाली नाटक पढ़ा जिसका नाम था विधवा विवाह, जिससे उनकी बंगाली भाषा के प्रति रुचि बढ़ी। यात्रा के दौरान देश की दशा को देखने का अवसर मिला। भारतेंदु घूम घूम करके सारी चीजें करते, क्या पढ़ते रहते थे, चीजों को देखते रहते थे। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देश की दुर्दशा को देखकर उनमें देश की सेवा की भावना जगी। हिंदी भाषा का उद्धार और अंग्रेजी भाषा के प्रचार से राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। सर्वप्रथम उन्होंने एक प्राइमरी पाठशाला चौखंबा स्कूल के नाम से खोली। नहीं, भारतेंदु ने क्या किया था, एक प्राइमरी पाठशाला क्या की थी, उन्होंने खोली थी। पाठशाला आज भी हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से विद्यमान। आज वो जो पाठशाला है वह एक कॉलेज बन चुकी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, भारतेंदु ने 7 वर्ष की अवस्था में 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम देखा था। भारतीय राजनीति में परिवर्तन हो चुका था। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश बन चुका था। भारत अंग्रेजों के शोषण की नीति थी। ब्रिटिश की महारानी द्वारा घोषित पत्रों को लुभाने के मोहभंग। भारतेंदु जो एक प्रकार से कह सकते, उन्होंने जिस प्रकार से भारत में अंग्रेजों का शासन है, जिस प्रकार की चीजें हैं, उससे अगर आप देखें काफी थे। और उन्होंने काफी बचपन से कह सकते उनमें कविता लिखने की काफी प्रतिभा है और उन्होंने बहुत बचपन से साहित्य लिखना यानी कविताओं को लिखना शुरू कर दिया। उन्हें रचना साहित्य की एक ऐसी भाषा की शुरुआत की जो जनता के लिए बहुत थी। उन्होंने घोषणा की कि उनकी अपनी भाषा की उन्नति करके ही हम सभी प्रकार की उन्नति करेंगे। यानी भारतेंदु ने जब हिंदी भाषा में लिखना शुरू किया तब कह सकते एक प्रकार से प्रचार प्रसार जो था ज्यादा होने लगा। ठीक है, भारतेंदु ने कह सकते जब हिंदी भाषा का निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, और बिन बिन निज भाषा ज्ञान के मिटा न होत का सूल। कह रहे अपनी भाषा के बिना ज्ञान के उन्नति नहीं हो सकती। कौन कह रहा, भारतेंदु कह रहे हैं कि भैया कि जिस व्यक्ति को अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है उस व्यक्ति की उन्नति कभी नहीं हो सकती है। इसलिए कह सकते भारतेंदु ने सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं लिखा, बल्कि भारतेंदु ने अपने समय की जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी लेखनी उठाई और उन्होंने कविताएं लिखी। भारतेंदु ने निर्धनता हो, अकाल हो, बहु विवाह हो, बाल विवाह हो, विधवा विवाह हो, इस प्रकार की समस्याओं को उन्होंने खूब सारा लिखा। समाज में छुआछूत, बुराई, पुलिस के अत्याचार, नौ जागरण, इन सभी समस्याओं पर कह सकते भारतेंदु ने अपनी कविताओं को खूब लिखा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं भारतेंदु जो है वह उन्होंने सिर्फ हिंदी भाषा के रूप में हम उनको नहीं, बल्कि कह सकते अपने समय की समाज में जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उनको लिखने की क्या की, उन्होंने शुरुआत की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है और आपके एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है। आपको लोगों को क्या करना है, सेम इसी प्रकार से इसको क्या करना है,